हेलो दोस्तों। इतनी सारी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो आ ही रही होगी कि प्रेगनेंसी में एक्चुअली इतने सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं। इतनी तरह तरह की चीज़ें हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब पर अलग अलग तरह के टुकड़ों में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। पर मैंने कोई सीरीज़ नहीं बनाई आपको बताने के लिए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब से लेकर 9 मंथ तक क्या क्या चेंजेस आपके अंदर और बच्चे के अंदर होते हैं, वो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी में। अगर आप चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन के ज़रूर प्रेस करें जिससे कि न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा लगेगा कि आप कोई किताब पढ़ रही हैं या कोई मूवी देख रही हैं कि आपके अंदर से जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें क्या चेंजेस हैं और उसकी वजह से आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला महीना यानी कि जस्ट आपका पीरियड मिस हुआ है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि मैंने तो 2-3 दिन पहले ही संबंध बनाया था और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ? और या तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तो मैंने आई पिल नहीं खाई, तो मैं क्या करूँ? या फिर खा ली है तो ये कैसे पता चलेगा कि ये काम कर गई? मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब तक करूं? तो उसके लिए मैं बता दूं कि नॉर्मली प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस होता है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि 28 दिन की साइकिल है, 14 दिन यानी कि मिड साइकिल में आपको ओव्यूलेशन हुआ और 5 से 6 दिन के बाद बच्चा आपके यूट्रस में आता है, यानी कि आपके ऑलमोस्ट 3 हफ्ते निकल चुके हैं प्रेगनेंसी ठहरे हुए। अगले 1 हफ्ते में आप टेस्ट करते हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो किसी किसी के चांसेस होते हैं 10% लोगों में कि वो पॉजिटिव आ जाए, लेकिन सामान्यतः पीरियड मिस होने के बाद ही पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपको वेट करना होगा पीरियड के मिस होने का। पीरियड जब मिस होता है तो ऑलरेडी 1 महीना हो चुका होता है। आपका पीरियड से अगर 1 मार्च को आया था तो 1 अप्रैल तक ऑलरेडी आपके बच्चे का 1 महीना हो चुका है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने इंटरकोर्स तो 10 दिन पहले किया था या 15 दिन पहले किया था, तो बच्चा 1 महीने का कैसे हो गया? जब आप सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका बच्चा 1.5 महीने का हो गया है। कि 1.5 महीना तो हुआ ही नहीं। आपको ये लगता है ना कि 1.5 महीना तो हुआ ही नहीं, मैंने तो अभी इंटरकोर्स किया था, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि डॉक्टर गिनते हैं आपको एलएमपी से, यानी कि वो बताते हैं आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, ठीक है ना? जो साइंस के मुताबिक होता है कि किस तरह बच्चे का डेस्टिनेशन निकालना चाहिए। कैसे सोनोग्राफी में उसका डेस्टिनेशन निकालते हैं, वो सब एलएमपी से काम करता है। आपने कब इंटरकोर्स किया और कब कौन सी इंटरकोर्स की एक्टिविटी से बच्चा ठहरा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, अब आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर आपका बच्चा आपके पेट में आ चुका है, यानी भ्रूण का निर्माण हो चुका है, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हो चुका है, तो उस बच्चे में 3 से 4 हफ्ते के भीतर दिल की धड़कन धड़कने लगती है। कितनी अजीब सी बात है ना? यानी कि जब आप 1.5 महीने डॉक्टर के पास जाती हैं तब बच्चे का दिल ऑलरेडी 2 हफ्ते का बन चुका होता है। यानी कि 15 दिन पहले आपने इंटरकोर्स किया है, तो 15 दिन में वो बच्चा इम्प्लांट होकर हार्ट बीट करने लगता है। क्योंकि आपके हिसाब से 15 दिन है और डॉक्टर के हिसाब से 1 महीना हो चुका है। 4 हफ्ते व 5 हफ्ते का बच्चा, उसका दिल धड़कने लगता है। अगर डॉक्टर सोनोग्राफी में बताएं तो करीब 6 से 7 हफ्ते का बच्चा, उसमें डॉक्टर का हार्ट बीट दिख भी जाती है। ठीक है। अब आपको कौन सी प्रॉब्लम होती है? आपके अंदर आपके यूट्रस में एक भ्रूण आ गया है, यानी कि आप 1 से 2 हो गई हैं। आपकी बॉडी का
सारा ब्लड सप्लाई आपके बच्चेदानी की तरफ जा रहा है। ब्लड सप्लाई बच्चे की तरफ जाने से नीचे की तरफ हल्की सी भारीपन, एक हल्की सी हैवीनेस रहती है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है, बच्चेदानी आपकी बढ़ रही है। बच्चेदानी नॉर्मली 7 से 8 सेंटीमीटर की होती है और वो ठेठ हड्डी के अंदर होती है, बिल्कुल वजाइना के ऊपर। तो आपको वजाइनल दर्द होना शुरू हो जाता है। आपकी योनि में दर्द, आपकी योनि में एक अलग सा भारीपन, उठने बैठने में एक अलग सा खिंचाव, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। किसी किसी को तो थोड़ी थोड़ी इचिंग भी होती है, क्योंकि वहाँ का ब्लड सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको वहाँ पे इचिंग भी शुरू हो जाती है। अब आते हैं बाकी सिम्टम्स में। बाकी के लक्षण में आपको हल्का सा जी मिचलना, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता है। जी मिचलना तब होता है जब आपका ऑलरेडी 6 हफ्ता यानी 1.5 से 2 महीना हो चुका होता है। कारण यह है कि जो जी मिचलने का कारण होता है, आपके हाई हार्मोन्स, उसमें 3 हार्मोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला होता है HCG, जो कि वोमिटिंग कराता है, जो कि प्लेजेंटा से ओवल से निकलता है, जो कि बच्चे के सपोर्ट करता है। जब बच्चे का एबॉर्शन का डर होता है तो ये वाला इंजेक्शन HCG को आपके डॉक्टर आपको देते हैं। दूसरा हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरोन, जो कि पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है और प्रीटेरियम लेबर टाइम से पहले बच्चे को होने नहीं देता है, क्योंकि ये बच्चेदानी को एकदम सुरक्षित रखता है। तब तक उसमें कोई दर्द आने नहीं देता। उसके मसल्स, उनकी मांसपेशियों को बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है। ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वोमिटिंग कराता है। वोमिटिंग का सेंसेशन लाता है। तीसरा हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तीनों हार्मोन की वजह से प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चलती है और लास्ट में 9 मंथ में आकर इन हार्मोन्स के अंदर इनबैलेंस होता है और हार्मोन्स प्रेस्टाग्लैंडिन आकर दर्द पैदा करते हैं। पहली बात तो जी मिचलना थोड़ा लेट होता है। सबसे पहले एक अजीब सा सेंसेशन होता है, नीचे की बॉडी में भारीपन होता है, योनि में भारीपन रहता है, बार बार यूरिन लगना बड़ा कॉमन है, क्योंकि 12 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक बच्चेदानी हड्डी के अंदर रहती है। हड्डी के अंदर वो बढ़ जा रही होती है। जस्ट यूट्रस के आगे यूरिन की थैली यानी पेशाब की थैली, जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज बढ़ेगा आपके पेशाब की थैली दबेगी और हर 10 से 15 मिनट में आप यूरिन जाएंगे। और यह है कि किडनी को यूरिन बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं और आपको बार बार यूरिन लगेगी तो आप जाएंगी। यूरिन इन्फेक्शन की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन से भी यही लक्षण आते हैं। अगर ये इन्फेक्शन नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बार बार यूरिन जाते ना जलन के आपको थकान सी भी लगेगी और ज़्यादातर ये थकान उन महिलाओं में होती है जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में पहली बार एक भ्रूण आया है। जो हस्बैंड का, पार्टनर का जो स्पर्म है, उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं, जेनेटिक मटेरियल है, वो पहली बार उनके अंदर जाते हैं तो उनको थकान महसूस होती है, दिन भर सुस्ती आती है, नींद आना, कई कई बार बोलते बोलते हाँफ जाना, ये सारे सिम्टम्स आपको उनके अंदर दिखेंगे। ये सारा हार्मोन्स चेंजेस हैं, ये भी बड़ा नॉर्मल है। आपको भरपेट खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। आपको जी मिचला रहा है या उल्टी आ रही है तो आपको भूखे नहीं रहना है। थोड़ा सा खाना खा, अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाएं। एक रोटी की जगह बना के रखें। दिन में आप 5 बार अपनी डाइट को कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएं। खाने में हर चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, दही, सब कुछ होना चाहिए। हमारी इंडियन डाइट बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ हर मात्रा में सही ही आपको डाइट मिल जाती है। स्पाइसी फूड कम खाना चाहिए। स्पाइसी फूड खाने से जी भी ज़्यादा मिचलाता है, व जलन भी होगी, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका एक दबाव पड़ता है जिससे सीने में जलन होने लगती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए स्पाइसी कम खाएं, प्रॉपर नींद लें। अगर आप जॉब करती हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रही हैं तो आप शुरू के 3 महीने मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ चीज़ों का ध्यान देना है शुरुआती महीनों में। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है, गर्म तासीर की, उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा तेज़ से सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चढ़नी है। अपना जो भी आपको डॉक्टर
कंसल्ट कर रहे हैं दवाओं को, उसको ज़रूर लें। अगर आप बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि शुरुआती महीने में जी में चलने के और बच्चे की हार्ट बीट कब बनती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी डाउट है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। जय माता दी।